हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं ग्रेड 10 मैथमेटिक्स बोथ सीबीएसई और एमपी बोर्ड के लिए। उस सीरीज़ में ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने फोकस किया नेचुरल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, उनके बीच में रिलेशन वगैरह वगैरह पे। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स पे। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर है, यानी कि जिनको हम दो इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और जिन नंबर्स को हम दो इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते हैं उनको इरेशनल बोलते हैं। बाय द वे, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि बोर्ड में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10th बोर्ड में, तो वो है इरेशनलिटी के प्रूफ पे, कि प्रूव करो रूट टू इरेशनल है, प्रूव करो कि रूट थ्री इरेशनल है, प्रूव करो कि थ्री माइनस टू रूट फाइव इरेशनल है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम इस लेक्चर के एंड में देखेंगे। फिलहाल हम और भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन और कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की नंबर लाइन रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर वो रिपीटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ 5/2, तो 5/2 कितना था, 2.5, खत्म। वहीं अगर मैं 10/3 की बात करूँ तो वो होता है 3.333333 इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स। तो वो खत्म तो नहीं हो रहा, इन्फाइनेटली मेनी टाइम्स जा रहा है, बट वो रिपीट हो रहा है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन बोल लो चाहे रिप्रेजेंटेशन बोल लो, ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स is either terminating or repeating। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि 5/2 है, वो है मेरा 2.5, तो ये टर्मिनेटिंग है। वैसे अगर मैं बात करूं 10/3 की, तो ये है 3.333 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटली मेनी टाइम्स। तो ये रिपीटिंग है, और रिपीटिंग है तो इसको लिखने का एक और शॉर्ट तरीका होता है 3.3 बार। बार का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है बार बार। वैसे ही अगर आप बात करेंगे कोई और नंबर के, लेट से 2, तो ये तो वैसे ही रिपीटिंग नहीं है, मतलब ये तो टर्मिनेटिंग है सीधा सीधा, है ना। इसको आप 2.0 भी बोल सकते हो, दोनों इक्वलेंट है। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा जीरोज नहीं लगाएंगे। जैसे 2.5 में 5 के बाद में चाहे जितने जीरो ऐड करूँ कोई मतलब नहीं है, तो हम वहीं पे इसको रोक देंगे। तो ये एग्जांपल्स हो गए रैशनल नंबर्स के। वहीं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है ना, यानी कि ना तो वो खत्म होता है और ना ही कोई भी पैटर्न रिपीट करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ all the irrational numbers, all the irrational numbers is non-terminating and non-repeating. अगर मैं इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो √2 होता है एक इरेशनल नंबर जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ डेसिमल प्लेसेस तक 1.1412 डैश 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 आती है, और ये कभी भी रिपीट नहीं करता डेसिमल एक्सपेंशन, और टर्मिनेट भी नहीं होता, ख़त्म भी नहीं होता। वैसे ही पाई है, उसके कुछ डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जो होती है वो 1.3.1415 डैश 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 ऐसे करके आती है। एक और छोटे से फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पाई और 22/7 आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन अगर तुम सोचोगे तो पाई तो कैसा एक नंबर है, रैशनल नंबर, जबकि 22/7 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि आप इसको दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिख पा रहे हो। अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करो तो 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन
एक टाइम के बाद रिपीट होगा ही होगा, जबकि पाई का एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं करता है। हर एक डिजिट्स जो है वो नई नई आपको अलग से मिलती जाएगी, तो वो एग्जैक्ट जो पैटर्न है वो कभी रिपीट नहीं करेगा। तो पाई इज ओनली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ना कि एग्जैक्टली इक्वल। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में मूव करेंगे तो इस चीज़ का और ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि पाई और 22/7 एक्चुअल में इक्वल नहीं है, दे आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। सो अब इस सब जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी उसके आधार पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। जैसे कि आप 3.14 की बात करें तो वो एंड हो जा रहा है, तो ये तो मेरा कैसा है, रैशनल नंबर, तो ये तो मेरा इरेशनल नहीं है। वहीं 3.141414, इसको लिखने का एक और तरीका होगा 3.14 बार, कि ये 141414 रिपीट कर रहा है। ये जो है 3.14444444, मुझे पता है कि आगे तक जाके 4 रिपीट कर रहा है, तो 3.1 और मैं बार सिर्फ और सिर्फ 4 के ऊपर लगाऊंगा। इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 1414 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 4444 रिपीट कर रहा है। परंतु ये जो पैटर्न है ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है। ये क्या है, पहले तो 3.14 है, फिर 114 है, फिर 1114 है, फिर 4 टाइम्स 1 फिर 4 आएगा। तो प्रैक्टिकली ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। पैटर्न है ज़रूर है, बट वो पैटर्न रिपीटिंग नहीं है, इसलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो ये मेरा सही आंसर होगा कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। इस टाइप के आप चाहे तो और भी कोई इरेशनल नंबर्स कंस्ट्रक्ट करना सीख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1.1 01 001 0001 00001 एंड सो ऑन। अगेन कोई भी एग्जैक्ट सेम पैटर्न हमेशा रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। तो इसको हम सीधा सीधा डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने के बाद ये रिपीट हो रहा है। 17 को आपने 7 से डिवाइड किया, पहली बार 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 7 2 ज़ा 14, बचेगा 3। आप एक डॉट लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 मार्क कर देंगे। 7 4 ज़ा 28, 28 बचा 2, 2 0। अगेन आएगा मेरे पास 7 2 ज़ा 14, तो आएगा 14, बचेगा 6, 6 0। फिर आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, बचेगा कितना, 4, 4 0। फिर आएगा 7 5 ज़ा 35, 35 बचेगा 5, 5 0। फिर आएगा 7 7 ज़ा 49, बचेगा 1। फिर आएगा 7 1 ज़ा 7, बचेगा कितना, 3। और आप पाओगे कि ये 30 28 ये वाला फिर रिपीट होने लगेगा, फिर ये आ जाएगा 4। तो ये जो पूरा ब्लॉक है 4 2 8 5 1 7, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, ये वाला ब्लॉक पूरा का पूरा रिपीट होता रहेगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका है 2.428 571 का होल बार। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे 0.54 बार है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि रैशनल नंबर में लाके इसको लिखना है। तो इसको करने के जो आसान तरीका वो ये है कि माना कि मैंने मान लिया x बराबर 0.54 बार है, यानी कि x बराबर 0.54545454 इन्फाइनेटली मैनी टाइम्स है। अब इस तरह के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अगर 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। अगर एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रही होगी तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। सिमिलरली अगर 3 डिजिट्स रिपीट कर रही होगी तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा एंड सो ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो मैं इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 54.545454 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। क्यों ना मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दूं, और मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैंने 2 माइनस 1 किया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 100x माइनस एक्स, जो कि बचेगा 99x। और राइट हैंड साइड में आप पाएंगे कि 0.545454 से 0.545454 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 54। नाउ इसमें हम जो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 54/99। और अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है जब तक कि ये दोनों कोप्राइम नंबर ना हो जाए। तो दोनों ही 9 से डिविजिबल है, ये 11 9 99 है एंड ये 9 6 54 है, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 11, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे।
इसके बाद पूछा गया है कि 1 2 3 बार का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो 1 2 3 बार का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, अगेन हम इसको x लिखते हैं 0.12 और मैं 3 3 3 3 ऐसे इसको इन्फिनिटली मनी टाइम्स रिपीटिंग लिख देता हूँ। माइंड यू बार सिर्फ 3 के ऊपर है तो सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है, अदर डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। एंड बिकॉज सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो इस बार मैं x को किससे मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, सिर्फ 10 से। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। और मैं अगर 10x करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1.233333 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। एंड एज यूजुअल मैं करूंगा 2 - 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 9x आ जाएगा, राइट हैंड साइड में मैं थोड़ा आराम से तसल्ली से इनको लिख के फिर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि 1.23333 एंड सो ऑन डैश 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 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं 0.123333। आप पाओगे कि यहाँ पे तो 0 0 0 0 0 आएंगे सारे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2 आ जाएगा 1, 2 - 1 भी आ जाएगा 1, पॉइंट आ जाएगा 1। तो मेरे पास सिर्फ 1.1 बचा है, यानी कि मेरे पास 9x आ गया 1.11, और यानी कि मेरे पास x क्या आ जाएगा। अब इसको मैं अगर डेसिमल में लिखूं तो ये 111/100 आएगा, तो ये हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाई 900। और दोनों में से मैं एक 3 का फैक्टर कॉमन लेके कैंसिल करके लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 3 3s are 9, 3 7s are 21 होल डिवाइड बाई 300, 37 डिवाइड बाई 300, और 37/300 जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो है इनमें से डी, नन ऑफ दीज। देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला जो है ना काफ़ी सिमिलर है, तो हमें सिमिलर से बचना है जब तक कि एग्जैक्टली सही आंसर ना आ जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, ये दो रिपीटिंग टाइप के लेटर्स है 2.454545 एंड 0.363636, और इस बार एक लेवल आगे जाके हम इनको ऐड करके लिखना है। तो दो रास्ते हैं, या तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो एंड फिर उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लाकर लिख लो एंड फिर ऐड करो। दूसरा तरीका यह है कि आप इनको डायरेक्टली डेसिमल डिजिट बाय डिजिट ऐड करो। तो हम दोनों तरीके से करते हैं इसको। मेथड 1 है कि हम एक नंबर को x मान लेंगे कि x बराबर 2.454545 डैश डैश डैश। सिंस दो डिजिट रिपीट हो रहे तो मैं इसको 100x करके लिखूंगा, और ये हो जाएगा 245.454545 1 2, एंड मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा 2 - 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 99x और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा 243। दोनों 9 से डिविजिबल है तो x आ जाएगा, मैं 9 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 7 ज़ा 63 डिवाइडेड बाई 11। इसी प्रकार ये जो दूसरा वाला है इसको मैं y मान लेता हूँ कि माना कि y इक्वल्स टू 0.363636 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी है। फिर हम 100y निकालते हैं तो 100y कितना हो जाएगा 36.363636 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ, और अब हम करते हैं 4 - 3। तो मेरे पास आ जाएगा 99y इक्वल्स टू 36। अगेन दोनों 9 से डिविजिबल है तो 9 आपके पास आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36 एंड 9 11 ज़ा 99। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि x प्लस y आप कर देंगे तो आ जाएगा 27/11 प्लस 4/11 दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 11, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसको एक हम टोटली दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। जो दूसरा मेथड है उसमें हम डिजिट बाय डिजिट ऐड करेंगे और देखेंगे कि कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। मेथड 2 में मैं 2.454545 डैश 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 करके लिख रहा हूँ, और एक जगह में 0.0363636 ऐसे करके फिर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जब जब हम 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 5 + 6 11 आएगा। ठीक है, और कैरी 1 आएगा, और 4 और 3 7 और 1 8 आएगा, कैरी नथिंग 1 कैरी 1 8। तो आप पाओगे कि 1 8 1 8 चलता रहेगा, 4 3 7 और 1 8, और अंत में क्या हो जाएगा ये 2। तो इस पूरे को ही मैं कुछ z मान लेता हूँ कि जो नंबर z है वो ये आ रहा है। और अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना तो आता है। दो डिजिट रिपीट कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसको 100z लिख देंगे। 100z कितना हो जाएगा
281.818181 एंड सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन 5 और इसके इक्वेशन 6 लिख देता हूँ। एंड फिर अगर मैं 6 माइनस 5 करूँ तो 99z इक्वल्स टू 279 आ जाएगा। एंड फिर आप 9 से डिवाइड करके दोनों को लिख दोगे तो ये तो 11 बचेगा और ऊपर में क्या बचेगा, 9 तिया 27 और 9 एक 9। तो सेम 31/11 आप इस तरीके से भी ला सकते थे। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको दो नंबर्स के बीच में कुछ कुछ इंसर्ट करने पड़ते हैं अदर नंबर्स। अब सबसे पहली बात, वो जो दोनों नंबर्स गिवन है वो दोनों रैशनल भी हो सकते हैं, दोनों इरेशनल भी हो सकते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल भी हो सकता है, और जो इंसर्ट करने हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। मैं एक बहुत ही छोटे से आसान से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ कि माना कि मुझे 4/7 एंड 5/7 के बीच में या तो एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है या फिर मेरे को दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं या फिर मेरे को दो से ज़्यादा रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे? माना कि आपको एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो आपको लग रहा होगा कि यार 4/7 और 5/7 के बीच में तो कुछ आएगा ही नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे कि जो 4/7 उसको हम अदर फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को ही ऊपर नीचे डबल करके लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। तो नंबर तो चेंज होगा नहीं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये हो जाएगा 8/14 और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 14। बताओ मुझे नंबर चेंज हुआ क्या ऐसे लिखने से? ऑफकोर्स नंबर तो चेंज नहीं हुआ, आप 2 कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब आपको देखने लग गया होगा कि 8/14 और 10/14 के बीच में क्या आएगा, 9/14। तो इनके बीच में एक रैशनल नंबर आ गया मेरे को 9/14। तो एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना आ गया। अब आप बोलोगे कि सर इस तरह से तो एक ही कर पाया, अगर मुझे दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हो तो आपको किसने कहा कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? आप 2 से किसी बड़े नंबर से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। तो माना कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, इसको भी और इसको भी, तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 7 3 21। और ये क्या बन जाएगा, 5 3 15 डिवाइडेड बाई 7 3 21। और अब इनके बीच में आपको मल्टीपल दिख रहे होंगे, जैसे कि 13/21, 14/21 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिए बिटवीन दीज नंबर्स। इस तरह से आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में चाहे जितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का एक फेमस रिजल्ट भी होता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ रैशनल्स एंड डेंसिटी ऑफ इरेशनल्स, कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में आप चाहे जितने रैशनल नंबर्स इंसर्ट करते हो, एंड सिमिलरली किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में आप चाहे जितने इरेशनल नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको 2/3 और 5/3 के बीच में दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं? आपको दिख रहा होगा कि 2/3 के बाद में अगर 3/3 कर लूँ एंड 4/3 कर लूँ तो काम चल जाएगा। बाय द वे 3/3 कितना होता है, 1, एंड 4/3 कितना होता है, 4/3। तो ये एक तरीका हो गया, पर हमें तो ऑप्शन से जाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस में से देखना है कौन से ऑप्शंस इनमें से हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख लें रफली। तो 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.66666 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और जहाँ तक 5/3 है, 5/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा 3 1 3 0.66666 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो चारों ऑप्शंस में से वो दो नंबर जो कि 0.6 बार एंड 1.6 बार के बीच में आ रहे हो वो मेरे आंसर्स हो जाएंगे। तो जैसे कि मैं 1/6 की बात करूं, 1/6 आप पाओगे 0.6 और फिर 4 बचेगा तो 6 6 36, जो कि क्लियर कट 0.66 से तो छोटा है, तो ये वाला तो वर्क नहीं करेगा। हाफ कितना होता है, 0.5, जो कि 0.66 से छोटा है, तो ये वाला भी नहीं चलेगा। जहाँ तक 5/6 की बात है ना, ये कितना होगा, 6 8 48, सो 0.8 है ना। उसके बाद बच जाएगा 2, तो 6 3 18 बच जाएगा 2, तो 0.8333 एंड ये सो ऑन आता जाएगा। नेक्स्ट अप, अगर तो ये इससे भी बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये अभी तक वर्क कर रहा है। 7/6 क्या होगा, 6 1 6, 0.6 1 6, एंड उसके बाद बच जाएगा है ना 6 1 6, कैरी 1, 6 कम 6 4 10, 6 6 36, 0.16 36 और फिर कैरी 4 बचेगा और ये 6 6 6 के साथ आ जाएगा, जो कि 1.66 से छोटा है, तो ये वाला भी काम कर रहा है। सो ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शन चेकिंग से हमने देखा कि ऑप्शन नंबर सी वाले जो दोनों नंबर है वो इन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में आ रहे हैं।
अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट के साथ है कि हमें √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर की खोज करनी है। तो अगेन हमें अगर √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद हो तो वो होती है 1.414। √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हमें याद हो तो वो होती है 1.732, और ये हमें याद रहनी भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1.6 क्लियरली इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ये हो गया इसको करने का एक आसान सा तरीका। आप और भी क्रिएटिव हो सकते थे, माना कि आप बात कर रहे हैं √2 एंड √3 की, राइट। आपको रैशनल नंबर चाहिए तो आप एक काम करो ना, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से डिवाइड किया तो नंबर चेंज नहीं हो जाता। अब इस 2 को मैं जैसे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो वो स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा, यानी कि वो 4 के साथ अंदर जाएगा। √4 बराबर 2, 2 बराबर √4, एंड 4 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा √8/2, और ये हो गया 2 2 4 दिया 12, √12/2। अब आपको क्या ढूंढना है, 8 से 12 के बीच में कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो आपको पता है कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे, √9/2 की बात कर लेंगे, जो कि इससे तो बड़ा और इससे छोटा होगा, और √9 कितना होता है 3, तो 3/2 यानी कि 1.5 भी ऐसा एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगेन ऑप्शन चेकिंग से आना तो 1.6 आंसर है, बट आप इस तरह से भी क्रिएटिवली इस तरह के नंबर निकाल सकते थे। एक और क्वेश्चन है कि आपको 5 और 6 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। ये एक और डिफरेंट वैरायटी होगी कि आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए पहला वाला तो 5 + 6/2 तो रैशनल है, तो ये तो इरेशनल है नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये दोनों इरेशनल है, और आपको ये चेक कर सकते हैं कि √5 + 6 कितना होता है। √5 + 6 होता है √11। 11 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोचें तो वो है 9, जो कि है 3 का स्क्वायर। 11 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर सोचें जो कि है 16, जो कि है 4 का स्क्वायर। तो ये जो √11 है ये 3 से 4 के बीच में होगा, ना कि 5 से 6 के बीच में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। जहाँ तक √5 × 6 की बात करेंगे तो ये कितना है, √30, और आपको पता है कि ये 25 से 36 के बीच में है, जो 30 नंबर है। एक बार मैं रूट हटा देता हूँ, सिंस 30 जो है वो 25 से 36 के बीच में, तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी ये सेम रहेगा कि जो 5 है वो √30 से छोटा होगा, और √30 जो है वो 6 से छोटा होगा। तो ये वाला नंबर मेरा आंसर हो जाएगा √5 × 6। इनफैक्ट ये जो चीज़ है ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। जैसे दो नंबर है A और B, A + B/2 जो है वो उनका अरिथमेटिक मीन या सिंपली एवरेज कहलाता है, और स्क्वायर रूट ऑफ AB है वो इनका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। और एक और क्वांटिटी होती है 2AB/A + B, जिसको लिखने का एक और तरीका होता है 2/1/A + 1/B। ये इनका हार्मोनिक मीन कहलाता है, और ये तीनों ही मीन है एक प्रकार के, तो ये A और B के बीच में हमेशा लाई करेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन है A + B/2 वो भी 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, है ना। रूट ऑफ AB है वो भी A और B के बीच में लाई करेगा, और 2AB/A + B भी A और B के बीच का कोई नंबर होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रकार का कि हमें √2 और √3 के बीच में एक कोई इरेशनल नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका भी आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप √2 × √3 की बात करें, वो अभी अभी हमने पढ़ा था कि वो √2 से तो बड़ा होगा और √3 से छोटा होगा, और इसका भी अगर मैं रूट ले लूँ तो, क्योंकि ये इनका ज्योमेट्रिक मीन है। और √2 × √3 कितना हो जाता है, √6, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। और आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पढ़ा होगा कि आप 6 की पावर 1/2 की पावर 1/2 को 6 की पावर 1/4 भी बोल सकते हैं। तो ये आपका √2 से तो बड़ा होगा और √3 से छोटा होगा, तो जो 6 की पावर 1/4 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे कि इनमें से कौन सा √3 और √5 के बीच का एक रैशनल नंबर है, और ये क्वेश्चन 1 मार्क का 2025 CBSE बोर्ड में एक्चुअल में पूछा गया है। तो √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.236। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर इनमें से आ रहा है क्या। तो पाई जो है 3.14, वो तो इन दोनों से ही बड़ा है। ये जो 1.857142 वाला जो नंबर है
वो मेरे को काम का दिख रहा है। ये जो 2.326 है वो 2.236 से बड़ा है, तो ये गलत है, पाई भी गलत है। और 1 माइनस ये 1 पॉइंट है एक्चुअली 1.414238, ये जो है √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो कि √3 से छोटा होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो बच्चों, आगे हम देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो जो सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटीज़ होती है स्क्वायर बेस आइडेंटिटीज़, उससे हम शुरू करते हैं। ये आपके आगे तक काम में आएगी, तो इनको अच्छे से हमें ध्यान भी रहना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन भी करना आना चाहिए। तो जो स्क्वायर बेस्ड आइडेंटिटीज़ होती है उसमें सबसे जो आसान होती है वो होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये है नंबर 1। नंबर 2 है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। और नंबर 3 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर होती है x प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई के। ये होगी एकदम बेसिक वाली। अब है ना, थोड़ी सी इसके ऊपर वाली स्क्वायर बेस आइडेंटिटी की बात करते हैं, जो कि है मेरा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको डिराइव आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, वैसे इसको भी आप 2 ब्रैकेट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं और टर्म्स को सिमिलर टर्म्स को कंबाइन कर दे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट होता है, जो कि अगेन हमें याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सोचो आपको 2 नंबर्स का सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो आप उनके स्क्वायर्स का सम निकाल सकते हो क्या? तो इसमें सम तो ये हो गया और प्रोडक्ट ये हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर आप स्क्वायर्स का सम निकाल पाओगे। इस तरह की चीज़ें जो पॉलिनोमियल शिफ्टर आएगा उसमें काफ़ी काम में आएगी, तो तब हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं और नंबर्स में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक आइडेंटिटीज़ की। जो क्यूबिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो हमें याद रहनी चाहिए, अगेन कुछ बेसिक है कुछ एडवांस वाली है। तो जो बेसिक वाली है उसमें सबसे पहले अपनी आती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी वो होती है इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली आती है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो निकल के आता है एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आती है अपनी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, देखना। एक तो तरीका ये है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इसी को लिखने का एक और तरीका है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बीच वाले दोनों टर्म्स में से अगर मैं 3xy कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई मेरे पास बचेगा। एंड इसको रीअरेंज कर लोगे तो आप एक और फॉर्म में इसको लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिखने का एक और तरीका आपको मिल गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई। एंड ये आप सोचो कि कैसे काम में आ सकती है। जस्ट इमेजिन कि आपको अगेन 2 नंबर्स का सम दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है, तो आपको उनके क्यूब्स का सम निकालना है, तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी सम और सम यूज़ हो रहा है जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। उसी प्रकार जो x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला है उसको भी आप तरह तरह से लिख सकते हो। पहला तरीका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इसको लिखने का दूसरा तरीका x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x माइनस वाई। एंड इसको रीअरेंज करके अगर लिख देंगे तो तीसरा तरीका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब दिस टाइम प्लस 3xy टाइम्स x माइनस वाई। इसको हम उधर ले जाके भेज देंगे तो मेरे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए क्यूब बेस्ड आइडेंटिटीज़। चलिए अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे कि पहला ही है कि
-2 माइनस रूट थ्री इंटू -2 प्लस रूट थ्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा नंबर बनेगा? तो आपको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। -2 माइनस रूट थ्री टाइम्स -2 प्लस रूट थ्री, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ना -2 का स्क्वायर तो होता है 4 और रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3, तो 4 माइनस 3 इसकी वैल्यू आ गई 1। अब गिवन ऑप्शन में से 1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव एंड इरेशनल? नहीं, ये इरेशनल तो नहीं है। पॉजिटिव एंड रैशनल? यस, ये पॉजिटिव भी है और रैशनल भी है। क्या ये नेगेटिव है? नहीं। और क्या ये नेगेटिव है? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। जो अलजेब्रिक एंटिटीज है उनके फर्दर एप्लीकेशन हम पॉलिनोमियल चैप्टर में देखेंगे। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे सिंपल नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूं तो किसी भी नंबर की पावर 1 है तो वो वही नंबर a हो जाएगा। सेकंड इज़ 1 की पावर एनीथिंग x है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। थर्ड इज़ अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये देखो, ये सबसे बेसिक और आसान आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बाद कुछ अच्छी वाली आइडेंटिटीज़ आती है जो कि लॉन्ग टर्म तक काम में आएगी कि a पावर m इंटू a पावर n को आप a पावर m प्लस n लिख सकते हैं। यही आप mn की जगह xy करके भी इसको लिख सकते हैं। वैसे ही a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n को आप a पावर m माइनस n करके लिख सकते हैं। और इसी का एक छोटा सा सब रिजल्ट है कि 1 अपॉन a की पावर n को आप a की पावर माइनस n भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है a पावर m होल पावर n को आप a की पावर m टाइम्स n लिख सकते हैं। एंड माइंड यू दिस इज नॉट इक्वल्स टू a की पावर m की पावर n। जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको पहले m की पावर n कैलकुलेट करना है, फिर उसको a की पावर पे रेस करना है। एक मैं बहुत ही छोटे से एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस से कि आप निकाल रहे हो 2 की पावर 3 और एक आप निकाल रहे हो 2 की पावर 3। तो ये तो मेरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर 6। जबकि इसमें आप पहले 2 की पावर 3 इवेल्युएट करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये बनेगा 2 की पावर 8। एंड यू कैन क्लियरली सी कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8 बराबर नहीं है। 2 की पावर 6 तो होता है 64, जबकि 2 की पावर 8 होता है 256। ऑलराइट, नाउ एक छोटा सा और नोटेशन हम देख लेते हैं कि nth रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो a की पावर 1 बाई n को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि ये nth रूट ऑफ आपने a लिख दिया, जहाँ पे n है वो एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्योंकि 1 तो आप लिख नहीं सकते हो तो a का a रहेगा। अगर आप स्क्वायर रूट है तो आप बिना कोई नंबर n लिखे भी लिख देते हो, तो इसलिए भी यहाँ पे हमने n को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 बोला है। जैसे कि क्यूब रूट है, a का क्यूब रूट को आपको पता है कि हम ऐसे भी लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ a, और इसको लिखने का एक और तरीका है a की पावर 1/3। पर अगर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ a है तो उसको आपको कभी भी यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका मतलब ही पावर हाफ है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ a है उसको आप a की पावर हाफ से भी रिप्लेस करके लिख सकते हो। सो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो हमें क्या ट्राई करना है कि जो भी प्राइम बेसिस है उसमें कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना है। जैसे सबसे अंदर क्या है 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ और उसकी पावर है -2 एंड उसका है 4th रूट। अब देखिए काम में आ गया ना 4th रूट। अभी हम पढ़ रहे थे कि 4th रूट को हम पावर 1/4 से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं a की पावर m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 इंटू -2 एंड यहाँ पे मैं इस पूरे की पावर 1/4 लिख देता हूँ। तो ये 2 की पावर -12 की होल पावर 1/4 एंड ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई होकर कितनी बन जाएगी 2 की पावर -12 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगी 2 की पावर -3। और 2 की पावर -3 को लिखने का एक और तरीका था 1/2 की पावर 3, जो कि होता है 1/8। ये कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम मोर। आपको 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर निकालना है, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर की पावर 1/3 की पावर 1/4। और अब आप इन सारी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ठीक है,
तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/6, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं ये इसके बराबर तो नहीं, वो होता अगर ये 1/2 की पावर 6 होता, तो ये 2 की पावर 1/6 है, दोनों में अंतर है, एक 6 रूट है और एक रेसिप्रोकल है, तो ये 6 रूट पूछा है। नेक्स्ट में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 256 x की पावर 16, तो क्यों ना मैं इसको अगेन प्राइम नंबर की पावर में लिख दूँ, तो 256 है मेरे पास 2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 16, और इस पूरे की पावर -1/4 है। उसी प्रकार डिवाइडेड बाई 81 है 3 की पावर 4, y की पावर 4 और इसकी भी पावर -1/4 है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, सभी को अगर मैं -1/4 से पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर -2, x की पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1, y की पावर -1। और आइडियली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नेगेटिव पावर ना रखूँ, नेगेटिविटी ना रखूँ अपनी लाइफ में कोई, तो मैं इनको ऊपर नीचे कर देता हूँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ऊपर वाले को नीचे भेजा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी। मेरा काम है नेगेटिविटी हटाना, तो मैं रेसिप्रोकल ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर भेज दूँगा, तो ये हो जाएगा 3y/2 स्क्वायर x की पावर 4, और आराम से बोलो तो 3y डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4x की पावर 4। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 3y डिवाइडेड बाई 4x की पावर 4, ये है आपका ऑप्शन नंबर बॉम्बे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2/3 की पावर x इंटू 3/2 की पावर 2x, और ये 81/16 है। तो पहले मैं LHS वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये 2/3 की पावर x को मैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिख सकता हूँ, और 3/2 की पावर 2x को मैं 3 की पावर 2x/2 की पावर 2x बोल सकता हूँ, और 81 को मैं 3 की पावर 4 और 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। अब आप 2 की सारी पावर्स कंबाइन करें तो ये नीचे ही ले जाता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये बड़ी पावर है। सिमिलरली इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा, तो ऊपर बन जाएगा 3 की पावर x, नीचे बन जाएगा 2 की पावर x, और उधर बन जाएगा 3 की पावर 4/2 की पावर 4। आप चाहे तो फिर से इसको कंबाइन करके लिख देंगे 3/2 की पावर x बराबर 3/2 की पावर 4। तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू संभव है, जो कि है x = 4, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन इसमें 2 की पावर्स यूज़ हो रही है, जैसे कि 256 है, वो 2 की पावर 8 है, फिर हमने उसकी पावर -½ ले ली, फिर है ना हमने उसकी पावर ले ली -1/4, फिर हमने उसकी पावर ले ली 2। अगेन जैसे जैसे ब्रैकेट में, तो ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 2 की पावर 8 इंटू -½ इंटू -1/4 इंटू 2। तो देखिए 4 दूनी 8 से 8 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली रिजल्ट सीधा साधा बचा 2 स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू होती है =4। तो ये आपका सीधा सीधा 4 के इक्वल है। नेक्स्ट इसमें हमें सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो स्क्वायर रूट में सी, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर आप बाहर ले सको तो हमें ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 32 में 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसको रूट के बाहर लेंगे तो 4 से बाहर आएगा, तो ये लिखा हुआ है 4 रूट। सिमिलरली 48 में से मैं 16 बाहर ले सकता हूँ, जिसका रूट 4 होता है, तो वो 4 के साथ बाहर आएगा, तो ये बचेगा 4√3। वैसे ही √8 में से मैं 4 बाहर ले हूँ तो वो बन जाएगा 2√2, एंड 12 में से मैं 4 बाहर ले तो वो बन जाएगा 2√3। ऊपर वाले में 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है √2 + √3, एंड नीचे वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से क्या बच रहा है √2 + √3। चीज़ें आराम से सिंप्लीफाई हो गई, तो सीधा साधा आंसर क्या बचा 2, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर बी। सो अब हम पढ़ते हैं रैशनलाइजेशन। तो जनरली डिनोमिनेटर इरेशनल अच्छा नहीं लगता, उस इरेशनल को रैशनल बनाने की प्रोसेस को ही हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल से शुरू करता हूँ। माना कि आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। अब देखिए डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रैशनल बनाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है कि अगर ये √2 - 1 है, तो आप ये बीच वाले का साइन चेंज करके लिख दो √2 + 1, सो दैट हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सके, कौन सी a + b × a - b वाली। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द conjugate of denominator तो ये जो √2 - 1 है उसका कॉन्जुगेट होगा क्या,
उसका कॉन्जुगेट बराबर होगा √2+1। और वहीं उल्टा अगर √2+1 होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, √2-1। तो आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 1/√2-1 था इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा √2+1 से और डिवाइड भी करूँगा √2+1 से। अब नीचे मैं a - b × a + b वाले आइडेंटिटी लगा के उसको a² - b² लिख दूंगा। ऊपर तो मेरे पास है सीधा सीधा √2+1, नीचे मेरे पास है √2² माइनस का 1 का स्क्वायर, ये होता है 2 - 1। √2+1 डिवाइड बाई 2 - 1, 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो ये एक्सप्रेशन आपका √2+1 के ही बराबर है। ठीक है, तो इस तरह की और सिचुएशंस देखते हैं कि हमें कब कब और कैसे कैसे रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें √1/√3 + √2 को रैशनलाइज करना है। इस बार दो टाइप की इरेशनल क्वांटिटीज़ आ गई, पर बिना डरे मैं वही स्टेप करूँगा। क्या स्टेप बताया था मैंने कि आपको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके फिर आंसर निकाल देना है। तो मैं 1/√3 + √2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 - √2, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी से डिवाइड कर दूंगा। एंड डिनोमिनेटर फिर क्या बन जाएगा, ऊपर तो देखिए √3 - √2 है, नीचे a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b², तो √3² - √2² हो जाएगा, √3² 3, √2² 2, 3 - 2 1, तो ये सीधा सीधा √3 - √2 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, जो कि सीधा साधा √3 - √2 होता है। तो इसका रैशनलाइज फॉर्म है वो √3 - √2। और देखते हैं, इस बार थोड़ा सा ऐसा है कि x = 2 + √3 दिया हुआ और मुझे x + 1/x के लिए पूछिए, तो मैं लिख देता हूँ कि x + 1/x = 2 + √3 + 1/2 + √3। ठीक है, ये तो ठीक ठाक है। जो भी इरेशनल टर्म्स है वो न्यूमरेटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इरेशनल टर्म्स डिनोमिनेटर में अच्छी नहीं लगती है, तो उसको रैशनल बनाने के लिए सिर्फ इस पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे, बाकी को एज इट इज पढ़ा रहने देंगे। तो ये होगा 1/2 + √3 एंड इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 - √3 से, 2 - √3 से, सो दैट मेरा 2 + √3 तो एज इट इज़ है, यहाँ पे है 2 - √3 और ये 2 दूनी 4 -3, तो ये 1 आ गया फिर से। तो ये मेरे पास ओवरऑल क्या बचा, 2 + √3 + 2 - √3, -√3 से +√3 गया एंड 2 + 2 कितना हो गया, 4। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको रूट के अंदर रूट निकालना होता है, तो देखिए ज़रा इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसा है कि जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं वो सभी √a + √b या √a - √b टाइप के हैं। वो किस पे निर्भर करेगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इसको मान लेते हैं कि माना कि ये √a - √b है, और वही अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम इसको मान लेंगे कि माना कि ये √a + √b है। तो लेट √ 5 + 2 √6 = √a + √b, जहाँ पे मैंने माना है कि a और b दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, ताकि आगे जाके कंपैरिजन में आसानी होगी। अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर किया तो LHS में तो आ जाएगा 5 + 2 √6, और RHS में √a + √b के होल स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे आइडेंटिटी की हेल्प से, तो हमें पता ही हो जाएगा a + b + 2 √ab, और ये हो जाएगा 5 + 2 √6। अब a और b दो वेरिएबल है, उनको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन के रैशनल पार्ट्स को अलग से कंपेयर करेंगे और इरेशनल पार्ट को अलग से कंपेयर करेंगे। जैसे कि RHS का रैशनल पार्ट है a + b और LHS का है 5, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो a + b = 5। वैसे ही इरेशनल पार्ट इसका 2 √ab है और इसका 2 √6 है, तो इनको इक्वेट करोगे 2 √ab = 2 √6, तो 2 भी गायब हो जाएगा, फिर आप स्क्वायर कर दोगे तो ab = 6 आ जाएगा। तो दो नंबर्स जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, कौन कौन से होते हैं, 2 और 3। तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप पाओगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 + √3। आप चाहो तो वेरीफाई करके देख सकते हो कि अगर इसका स्क्वायर ये वाला नंबर आ रहा हो तो ये इसका स्क्वायर रूट है। जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर 4 हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है। वैसे ही √2 + √3 का स्क्वायर क्विकली वेरीफाई कर लेते हैं कि √2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर a² यानी कि 2 + b² यानी कि 3 + 2 √2 × 3 होता है, यानी कि 5 +
2√6 होता है जो का जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करके देख पाओ कि हाँ यार ये तो √2 + √3 का स्क्वायर है, पर जब तक वो नहीं आता है तो आप आराम से इस तरह से हमेशा इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं, इस बारी सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे बीच में प्लस की जगह कैसा साइन है, माइनस का। तो हम इसको मानेंगे भी कैसा, √a - √b जैसा, कि 3 - 2√2 को मैंने मान लिया √a - √b, जहाँ पे a और b फिर से कैसे नंबर मानूंगा मैं, रैशनल। और अब हम फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बनेगा, 3 - 2√2 एंड उधर बनेगा a + b - 2√ab। फिर से हम कंपेयर करेंगे रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। तो अगर हम रैशनल पार्ट्स कंपेयर करें, तो वो आ जाएगा a + b = 3 एंड इरेशनल पार्ट्स अगर हम कंपेयर करें तो ab = आ जाएगा 2। अगेन दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 2 हो और सम 3 हो वो आते हैं 2 and 1, बट जस्ट इमेजिन ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो हमें बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के लिखना है इस बार। तो इस बार ऑर्डर थोड़ा सा मैटर करेगा। तो ये आपका होगा, इस बार आपको a को तो लेना है 2 और b को लेना है 1। आप उल्टा नहीं ले सकते, अन्यथा ये जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये जो नंबर आ गया मेरा कितना आ गया, √2 - √1। बाय द वे √1 तो 1 ही होता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 लिख सकते हो, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आगे जाके जब आप आगे की मैथ पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, तो अभी से आपको हम ये पढ़ा दे रहे हैं। हाँ, बोर्ड में उतना काम में नहीं आता है, बट फिर भी बाई चांस कभी से पेपर टफ देने की ठान ली अगर बोर्ड वालों ने, तो वो इस तरह की भी कुछ चीज़ें दे सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल नंबर से, एक क्वेश्चन तो पक्का इस टॉपिक पे आता ही है कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल है या √3 इरेशनल है। सेम क्वेश्चन अलग अलग ईयर अलग अलग फॉर्मेट में बार बार पूछा जाता है, और प्रूफ मैथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अदालत सबूत मांगती है, वैसे ही मैथ भी प्रूफ मांगती है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट बोला तो उसको प्रूव करके दिखाओ। या तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जिसको हम एक्सियम बोल देते हैं, या फिर आपको उसको बेसिक एक्सियम से बिल्ड करके प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती है। एक टेक्निक होती है इंडक्शन, एक टेक्निक होती है कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंगली कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। एक हम डायरेक्टली CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेते हैं 2023 का, जिसमें पूछा गया है कि प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, उसका उल्टा मान लेते हैं कि माना व्हाट इफ √3 एक इरेशनल नंबर होता, और रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर है। एंड अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो p और q एक दूसरे के कोप्राइम नंबर्स होंगे। तो देखो हमने जिस जिस तरह के नंबर पढ़े हैं सारी चीज़ें काम में आ रही है इसमें, इसको प्रूव करने में। तो लेट अस प्रूव इट। देखो अगर पूरा लिखना हो तो मैं पूरा लिखूंगी, फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, फॉर द सेक ऑफ contradiction, for the sake of contradiction, let √3 be a rational number. Let √3 be a rational number. इससे होगा क्या ना कोई इम्पॉसिबल चीज़ आ जा रही होगी जो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तब जाके हम बोल देंगे कि हाँ हमने जो इनिशियल अजम्पशन लिया था वो गलत था, रैशनल वाला, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं कि √3 = p/q, जहाँ पे p और q मेरे को प्राइम इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये मेरे को प्राइम इंटीजर्स है, यानी कि मैं इसको इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म में लिख सकता हूँ। दूसरा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दैट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ये को प्राइम इंटीजर लेकर नहीं चलोगे ना तो कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये सुनने में आसान लग रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए लिया है, बट इसका एक और रीज़न जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। हम q से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो q टाइम्स √3 = p आ जाएगा। और अब हम चीज़ों को रैशनल रखने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो LHS में तो क्या आ जाएगा 3q², और RHS में क्या आ जाएगा p²। अब सोचो कि p और q इंटीजर है और LHS में 3 है, तो RHS में जो p है वो मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 3। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो एक कॉमन सेंस कहता है, लॉजिक कहता है कि p मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3।
अन्यथा ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, है ना। और जैसे ही हमने बोला कि p 3 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं p को कुछ 3k जैसा नाम दे दूँ, और फिर मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी कि 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 3p का होल स्क्वायर, और 3p का होल स्क्वायर आपको पता है कि 9p स्क्वायर हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, एक 3 कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास q स्क्वायर इक्वल्स टू 3p स्क्वायर। अब सोचो प्योर क्यू इंटीजर है और q स्क्वायर बराबर 3p स्क्वायर है, तो q को अवश्य ही 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इस चीज़ को ट्रू होने के लिए मेरे पास q ऑल्सो मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। और अगर q भी 3 का मल्टीपल है तो फिर q मेरा किस टाइप का होना चाहिए, कुछ 3n टाइप का होना चाहिए से। पर दिक्कत आ गई ना, क्या दिक्कत है, हमने मान के कैसे चला था कि p और q को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो उनका कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1, पर इनका तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट वी अज्यूम्ड, बट we assumed that p and q to be co-prime, बट यहाँ पे तो बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, तो वो को प्राइम नहीं हो सकते। बट इफ दे बोथ आर अ मल्टीपल ऑफ 3, then they can't be co-prime, and hence contradiction हमने अचीव कर लिया, hence contradiction, and hence we can say that root 3 must be irrational, कि हमने जो इनिशियल assumption लिया था ना वो ही गलत था, root 3 is irrational। ये हो गया इसका एक प्रूफ। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन को ना बेटा इसी तरह से प्रूव करते हैं। आप चाहे रूट 2 प्रूव करना हो तो भी ऐसे करोगे, रूट 5 करना हो तो भी ऐसे करोगे, रूट 6 करना हो, रूट 10 करना हो, रूट 7 करना हो, कुछ भी प्रूव करना हो इसी तरह से प्रूव करना है। तो देखते हैं बोर्ड इस तरह के और किस किस क्वेश्चन का वेरिएशन लेके आता है। ये हो गया सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आप मुझे उम्मीद है कि इस तरह के अगर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना होता तो यहाँ पे 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आ जाता, और p को 2 का मल्टीपल होना पड़ता है, और फिर q भी 2 का मल्टीपल आ जाता है। इस तरह से चीज़ें चेंज हो जाती। इस बार थोड़ा सा जोड़ घटा के दे दिया है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, अगर तो एक दो रैशनल नंबर को आप जोड़ोगे तो हमेशा रैशनल नंबर बनेगा। अगर आप एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को जोड़ोगे ना तो हमेशा एक इरेशनल नंबर बनेगा। कैसे, ज़रा सोचते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर 3 + √2 कैसा है। तो 3 + √2 जानने के लिए हमें ये तो पता है कि √2 इज इरेशनल, एंड ये जो 3 है ये मेरा रैशनल है। तो अगर हमें चेक करना है कि अगर √2 इरेशनल है और 3 रैशनल है तो इन दोनों का सम कैसा होगा। माना कि सम रैशनल है, माना कि क्या है, सम रैशनल। बाय द वे एक स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। वो है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो और कोशेंट, लेट्स से प्रोडक्ट के बाद में कोशेंट लिख देता हूँ, कोशेंट ऑफ any two rational numbers is rational। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ दो, घटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो वो एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। हाँ, एक छोटा सा क्या चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि वो इंटीजर बाय इंटीजर टाइप का आ जाएगा। तो हम कुछ भी मान लेते हैं, माना कि ये इंटीजर, माना कि ये रैशनल है ना। लेट 3 + √2 = रैशनल मान के हम देख रहे हैं कि क्या होता है। और अगर ये रैशनल है तो इसको आप कुछ p/q फॉर्म में लिख सकते हो। फिर आप 3 को उधर भेज के लिख सकते हो कि √2 = p/q - 3। और ये क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स। और हमने पढ़ा था कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट या कोशिएंट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल। तो ये तो आ गया मेरा रैशनल, जबकि √2 कैसा है मेरा, इर्रेशनल। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पे आ गए हम फिर से। ये तो कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एक रैशनल नंबर
कभी एक इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो मेरा जो इनिशियल अजम्पशन था वही गलत होगा कि ये रैशनल तो नहीं है। दैट प्रूव्स दैट 3 + √2 इज इररेशनल। वैसे भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन था नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि एक रैशनल तो नहीं, ये कैसे नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ना ये रैशनल है, ना ये इंटीजर है, ना ये नेचुरल नंबर है। देखो और क्या वेरिएशन देते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि 1/√5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये मैं बिल्कुल आप पे ही छोड़ देता हूँ। बिल्कुल वैसे प्रूव करना है जैसे हमने √3 के लिए किया था, कि माना कि ये FTSOC बोले तो फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लेट 1/√5 बिलोंग्स टू रैशनल, जहाँ पे मैं 1/√5 को कुछ P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे P एंड Q किस प्रकार के इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर। ये मानना बहुत ज़रूरी है कि ये को प्राइम इंटीजर्स है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा Q = √5P। फिर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा Q² = 5P²। एंड उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप प्रीवियस प्रूफ के फुट स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे कि ये होने के लिए Q को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। फिर आप जैसे ही वो रख देंगे Q को 5 के, तो P को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। हमने माना था कि ये को प्राइम है, पर ये को प्राइम नहीं निकले, मतलब हमारा इनिशियल अजम्पशन फॉल्स होगा। मतलब 1/√5 एक ऐसा नंबर होगा इररेशनल। अब देखो थोड़ा सा और पेचीदा कर दिया कि 6 - 4√5 एक इरेशनल नंबर है, गिवन दैट √5 एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से हम वही टेक्निक पे जाते हैं जो हमने पिछले वाले के लिए यूज़ करी थी, कि माना कि 6 - 4√5 इज अ रैशनल नंबर, लेट्स से समथिंग लाइक P/Q, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब आपको पता है कि दो रैशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस रैशनल होता है, तो मैं 6 घटा देता हूँ, -4√5 बराबर P/Q -6, और ये अभी भी रैशनल है। अब मैं -4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, √5 = -1/4 टाइम्स P/Q -6। और आपको पता है कि दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या क्वोशिएंट भी कैसा होता है, रैशनल। अब देखो राइट हैंड साइड वाला तो रैशनल है, पर लेफ्ट हैंड साइड वाला कैसा है, इररेशनल। तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन आया हम बोलेंगे कि यार हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वही गलत होगा, मतलब 6 - √5 जो है वो मेरा रैशनल है। 6 - 4√5 इज रैशनल। और यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ, अच्छी बात है क्वेश्चन में, कि √5 इररेशनल है, तो ये आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये इररेशनल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अगेन आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इररेशनल नंबर, जबकि ये दिया हुआ है कि √3 इररेशनल नंबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगेन आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के लाइंस पे, तर्ज पे सॉल्व कर पाएंगे। और आप देखिए सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार करना सीख लिया, तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी जब भी आप बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो इस तरह का क्वेश्चन लगभग आता ही है, तो आप वो मार्क्स बटोर सकते हैं, चाहे वो प्रूव करने वाला हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। अब देखो एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला इस बार कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। 2017 में पूछा गया था ये बोर्ड के टर्म में, कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3 एंड यू हैव टू राइट एनी टू ऑफ देम। तो देखो √2 एंड √3 के बीच में इन्फाइनेटली मैनी रियल नंबर्स आते हैं, इन्फाइनेटली मैनी ही रैशनल नंबर्स आएंगे, और इन्फाइनेटली मैनी ही इरेशनल नंबर्स आएंगे। ये एक थोड़ा सा डीप रिजल्ट होता है जिसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ रियल्स। तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ कि देयर आर infinitely many rational numbers as well as irrational numbers between any two real numbers, between any two, let me add a word, distinct real numbers। अब वो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स चाहे आपके रैशनल हो चाहे इरेशनल, यानी कि ये अगर मैं दोनों रैशनल लेता तो उनके बीच में भी वही बात होती, अगर मैं एक रैशनल एक इरेशनल लेता तो भी वही बात होती। कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रैशनल्स होते हैं, इन्फिनिटली मैनी इरेशनल्स होते हैं। फॉलोअप क्वेश्चन में ये पूछा है कि अच्छा आप बोल रहे हो इन्फिनिटली मैनी होते हैं, तो कोई दो निकाल के बता दो। तो दो निकालने का तरीका हम सोचते हैं, माने कि मेरा ये a है वो √2 है,
और मेरा √3 जो है वो b के बराबर है और ये है ना इससे छोटा है फॉर श्योर। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं दोनों साइड स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 और b स्क्वायर हो जाएगा 3 और ये अभी भी छोटा है। ठीक है, कई तरीके इसको करने के मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कि अभी भी 2 और 3 के बीच में अगर बहुत सारे नंबर नहीं दिख रहे तो एक काम करो, इनके भी स्क्वायर कर लो आप। a की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 और b की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 की पावर 9। अब आप 4 और 9 के बीच में मुझे थोड़े थोड़े ना इंटीजर बताइए, थोड़े थोड़े इंटीजर बताएंगे तो क्या होंगे। 5 भी आ रहा है इनके बीच में, 6 भी आ रहा है, कोई भी दो दे दो, मैंने 5 और 6 ले लिए। अब एक एक करके हम फिर से बैक जाते हैं यानी कि रूट लेना शुरू करते हैं। यानी कि मैंने रूट लिया तो a स्क्वायर बराबर 2 वो √5 से छोटा होगा और वो √6 से छोटा होगा और वो 3 से छोटा होगा। और एक और बार आप रूट ले लोगे तो जो √2 है वो 5 का हाफ की पावर हाफ 5 की पावर 1/4 होगा, 4th रूट होगा। और ये भी एक इरेशनल नंबर होता है जो कि आप सिमिलरली प्रूव कर सकते हो जैसे कि आपने √5 इरेशनल में प्रूव किया। और ये जो है वो 6 की पावर 1/4 से छोटा होगा और ये √3 से छोटा होगा। तो 2 एग्जांपल्स मैंने जो दिए वो दे दिए कि 5 की पावर 1/4 एंड 6 की पावर 1/4, ये दोनों के दोनों इरेशनल भी है और √2 और √3 के बीच में मिलाएगा। एक ही तरीका, एक इससे भी आसान तरीका बताऊँ अगर मैं आपको, तो आप बात कर लो √2.1 की और √2.2 की। ये दोनों के दोनों इरेशनल भी है और इनके बीच में भी लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से कई तरीके से आप कर सकते हो, बिकॉज इन्फिनिटली मैनी है तो फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एंड आपको वो स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गई कि अगर इनमें को इन्फिनिटली मैनी निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब 2.1 की जगह 2.001 कर देते, 2.0001 कर देते, 2.00001 कर देते। इस तरह से इन्फिनिटली मैनी तो ऐसे ही टाइप के आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, ये काफ़ी साल पहले पूछा गया था, रिसेंट टाइम्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल ईजी हुआ है, बट बोर्ड इस बार बोल रहा है कि थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जिसको वो बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो लेट अस सी बोर्ड पैटर्न कैसे रहता है। हमें सारी परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए और वही हम आपको तैयार कर रहे हैं।